सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम फ्रंट पेज के साथ मैं हूँ मुइज़्ज़ुर रहमान। नाज़रीन, आज हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं मार्टिन लूथर किंग की ज़िंदगी पे एक नज़र डाल के। कल 4 अप्रैल है उनका डे ऑफ रिमेंबरेंस, जब उनकी असैसिनेशन हुई थी, तो आज हम उनको ट्रिब्यूट पेश करेंगे। उसकी वजह यह है कि वो एक ऐसी शख्सियत थे कि जिन्होंने जमहूरियत और पुरअमन एहतजाज और एक अपनी मुतालबात मनवाने का पूरा ट्रेंड चेंज कर दिया, ना सिर्फ अमेरिका में बल्कि पूरी दुनिया में। आज तक लोग उनकी इंस्पिरेशन लेते हैं। आइए मज़ीद उनकी ज़िंदगी पर नज़र डालते हैं। आपको बताएं कि उनको सिविल राइट्स यानी शख्सी आज़ादी का चैम्पियन कहा जाता था। उन्होंने नाज़रीन मसावात और जस्टिस यानी इंसाफ, अमेरिका में इंसाफ के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ी मूवमेंट और एक तहरीक उन्होंने लीड की। और उन्होंने कहा कि डीसेग्रीगेशन और वोटिंग राइट्स होने चाहिए सब के लिए, चाहे उसमें स्याह फार्म हो या वाइट अमेरिकन हो, सब के लिए इक्वल वोटिंग राइट्स होने चाहिए। और नाज़रीन, उनकी जो पूरी की पूरी रेजिस्टेंस थी वो नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस थी। वो बिल्कुल भी पुरतशद्दुद एहतजाज पे वो यकीन नहीं रखते थे। और इससे हमें ये भी पता चलता है कि पुरअमन एहतजाज से भी अपने मुतालबात मनवाए जा सकते हैं, जो उन्होंने मनवाए। और वो अपनी इंस्पिरेशन महात्मा गांधी को मानते थे। और उन्होंने कहा कि उनकी मूवमेंट होगी वो पुरअमन एहतजाज होंगे। और जैसे अगर हम मॉन्टगोमरी बस बॉयकॉट की बात करें या जिन्होंने वाशिंगटन में मार्च लीड किया था, वो दोनों मुकम्मल तौर पर पुरअमन एहतजाज थे। और नाज़रीन, अगर हम उनके 1963 की एक तकरीर थी जिसको आज भी पढ़ा जाता है, आज भी समझा जाता है और उसके बारे में आज भी बात की जाती है, आई हैव अ ड्रीम, जो ये इन्होंने 1963 में एक स्पीच की थी, वो उनकी मोस्ट आइकॉनिक एक कॉल बन गई थी नाज़रीन, किसी भी लसानियत से बालातर होकर काम करने की, हारमनी के लिए और नाज़रीन इक्वालिटी के लिए यानी मसावात के लिए। और अगर हम सिविल राइट्स एक्ट की बात करें जो 1964 में बनाया गया, और जो वोटिंग राइट्स एक्ट जो कि 1965 में अमरीकी आइन में शामिल किया गया, उसमें उनका बड़ा कलीदी किरदार था मार्टिन लूथर किंग का। और उन्होंने कहा था कि बेसिकली जो एक रंग और नस्ल के बुनियाद पर सेग्रीगेशन होती थी, स्याह अमेरिकन और जो वाइट अमेरिकन थे, उन्होंने कहा था ये ख़त्म होना चाहिए और मसावात से बालतर होकर काम करना चाहिए। और उन्होंने इसमें बहुत बड़ा लैंडमार्क एक इसमें रोल प्ले किया। और उन्होंने स्याह अमरीकियों को पहली दफ़ा वोटिंग राइट्स दिलवाए जब 1965 में वोटिंग राइट्स एक्ट और 64 में सिविल राइट्स एक्ट मंजूर हुआ। मज़ीद बात करें, उन्होंने नाज़रीन इकनॉमिक जस्टिस यानी मुआशी तौर पे जो जस्टिस होता है, इंसाफ होता है कि सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हों, उन्होंने उसके लिए भी बहुत बड़ी उन्होंने एडवोकेसी की। और उन्होंने कहा कि अपने करियर में आगे जाकर उन्होंने गुर्बत और जो इकनॉमिक इनइक्वालिटी थी, जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी थी, अमीर और गरीब का फ़र्क था, उस पर उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। और उन्होंने फिर एक पुअर पीपल्स कैंपेन यानी गरीब लोगों के लिए एक उन्होंने कैंपेन लॉन्च की। और उनकी जो नाज़रीन पूरी ज़िंदगी थी, जो उनका नज़रिया था, चाहे वो अमन, इंसाफ और मसावात पे एक कायम था, वो पूरी दुनिया के लिए इंस्पिरेशन बना, ना सिर्फ अमेरिका में बल्कि पूरी दुनिया आज भी उनकी एग्जाम्पल को फॉलो करती है। और वो आज तक जो पूरी की पूरी इंसानी हकूक़ की तहरीक हैं पूरी दुनिया में, आज भी फिगर है उनका नज़रिया। मज़ीद आपको मार्टिन लूथर किंग के बारे में बताते चलें तो जो उन्होंने इंसाफ के लिए और लोगों को राइट्स दिलवाने के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी। जब उन्होंने 1968 में उनको असैसिनेट कर दिया तो उन्होंने अपनी जान कुर्बान की। और उन्होंने नाज़रीन उनकी जो डेथ थी वो सिविल राइट्स स्ट्रगल यानी जो शख्सी आज़ादी की जो पूरी एक स्ट्रगल थी उसके लिए एक टर्निंग पॉइंट बन गया। और कंटिन्यूड एक्टिविज़म, वो उनके डेथ के साथ वो एक्टिविज़म रुकी नहीं बल्कि आज तक जारी है। और ऑब्वियसली जो उनकी फिर नेशनल रिकग्निशन हुई, उनको अवार्ड किया गया नोबेल पीस प्राइज़ से 1964 में। और जो आज तक उनका जो जिस दिन उनको असैसिनेशन की थी 4 अप्रैल वाले दिन, आज तक वो डे ऑफ रिमेंबरेंस के तौर पे अमेरिका में नेशनल हॉलीडे होती है, मार्टिन लूथर किंग डे के नाम से मनाया जाता है। और अगर हम उसका नाज़रीन मुआशरे पे जो उसका लास्टिंग इन्फ्लुएंस है, आज तक उसका मुआशरा जो उससे मुतासर रहता है उनकी पूरी टीचिंग से। और आज भी जो गुफ्तगू है, कन्वर्सेशंस अराउंड जो जैसे रंग और नस्ल, जस्टिस यानी इंसाफ, और जो नाज़रीन पुरअमन एहतजाज हैं और जो उन पे तमाम बातचीत या गुफ्त शनीद होती है, उसमें आज तक
उनकी एक्टिविज़म का बहुत ज़्यादा रोल है और उनकी एक्टिविज़म भी थी जिसकी वजह से आज भी लोग पुरअमन एहतजाज पर यकीन रखते हैं और इससे नाज़रीन जमहूरा फ़ायदा हुआ है। और अगर हम मज़ीद बात करें कि उनको वॉइस ऑफ द वॉइसलेस के, वो उन लोगों की आवाज़ बने जो कि बहुत कमज़ोर थे और अपने हक़ में आवाज़ नहीं उठा सकते थे। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इक्वालिटी इंश्योर करने के लिए और जस्टिस इंश्योर करने के लिए उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी सर्व की और ऑब्वियसली पूरी दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल। और हम उनकी पूरी लेगेसी की बात करें तो अगर आप बहादुरी और उम्मीद का दामन हाथ से ना छोड़ें तो आप जस्टिस ले सकते हैं मुआशरे में पुरअमन रहते हुए भी। और वो एक ऐसे ख्वाब का नाम है जो आज तक चला आ रहा है। जैसे उनकी हमने 1963 की स्पीच की बात की, ड्रीम दैट लिव्स ऑन, तो वो बेशक आज फिज़िकली नहीं है लेकिन जो उनका ख्वाब था हारमनी का और मसावात और लिसानियत से बालातर होकर रहने का, सब इक्वली रहें, तो वो आज तक नाज़रीन पूरी दुनिया में लोगों को इंस्पायर करता है जो कि इसी के तहत जिनका नज़रिया बड़ा सिमिलर है। और नाज़रीन वो एक अमन का एक इस्तिआरा थी, वो सिंबल ऑफ पीस। और उन्होंने कहा कि तब्दीली लाना किसी मुआशरे में बहुत बिल्कुल पॉसिबल है और बग़ैर किसी नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट के लिए भी लाना बहुत आसान है, जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी से प्रूव किया और एक हमारे लिए एग्जाम्पल छोड़ के गया। और अगर हम उनके कॉल टू एक्शन की बात करें तो जो उनकी जो ज़िंदगी हमें याद दिलाती है कि जो नाज़रीन इंसाफ की जंग है वो कभी भी ख़त्म नहीं होगी, वो आगे रहती दुनिया तक इंसाफ की जंग जारी रहेगी। और ऑब्वियसली हर वो शख्स जिसका कोई ज़मीर है वो इस इंसाफ की जंग को आगे तक लेके जाएगा। और ऑब्वियसली इन्हीं तमाम वजूहात के दौर पे उनकी जो लेगेसी वो छोड़ के गए हैं वो फॉरएवर याद रखी जाएगी रहती दुनिया तक, ना सिर्फ तारीख़दानों की किताबों में बल्कि लोगों के दिलों में। और ऑब्वियसली जो कि दुनिया को एक फेयर यानी एक इंसाफ वाली ज़िंदगी और बेहतर दुनिया बनाना चाहते हैं। और ऑब्वियसली उन कहते हैं ना कि वो एक ऐसी उम्मीद की किरण या ऐसी रोशनी जिसको बुझाया नहीं जा सकता, वो आज मौजूद नहीं है फ़िज़िकली। 1968 में उनको असैसिनेट कर दिया गया था, बट उनके जो अल्फाज थे या जो उनके एक्शंस थे और जो उन्होंने एक उम्मीद की किरण जगाई थी और एक जो जगमगाई थी, वो ऑब्वियसली आज तक इंसानियत को गाइड करती रहती है और ह्यूमैनिटी को, इंसानियत को अपलिफ्ट करती है। नाज़रीन, हमें आज के दौर में हम देखें तो शख्सी आज़ादियाँ सलब हो रही हैं। वेस्ट में अगर हम देखें तो राइट विंग बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स सामने आ रहे हैं, चाहे वो फ़लस्तीन के हवाले से आवाज़ उठाने की बात हो, कश्मीर के हवाले से बात हो अपनी आवाज़ उठाने के लिए या अपने पर्सनल राइट्स के लिए। तो ये स्पेस बहुत ज़्यादा श्रिंक करती जा रही है। लेकिन आज भी हमें दौर जदीद के मार्टिन लूथर किंग की ज़रूरत है जो कि लोगों के लिए आवाज़ उठा सकें ताकि हर कोई इस दुनिया में एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें। हम मज़ीद भी इन तमाम हवालों से आपको आगाह करते रहें, लेकिन यहाँ वक्त हुआ जाता है एक ब्रेक का, कहीं नहीं जाएगा, हमारे साथ ही रहिए, देखते रहिए बोल न्यूज़। नाज़रीन, वेलकम बैक टू फ्रंट पेज। ब्रेक से पहले हमने नज़र डाली मार्टिन लूथर किंग की ज़िंदगी पे और उनकी लेगेसी पे जो छोड़ के गए। अब हम नाज़रीन एक और बहुत इंपॉर्टेंट इशू पे बात करते हैं। नाज़रीन, मेंटल हेल्थ एक ऐसा टॉपिक है जो अनफॉर्चुनेटली आज तक मुआशरे में बहुत बड़ा टैबू है। ये एक बहुत बड़ी हकीकत है दुनिया की जहाँ पे मेंटल हेल्थ इश्यूज़ की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते जा रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली स्पेशली हमारे जो मुआशरे में, इवन दुनिया में भी आज तक ये ट्रेंड कायम है, बट हमारे मुआशरे में उस तरह से इस पर नज़र नहीं डाली जाती है, उस तरह अटेंशन नहीं दी जाती, इसको नॉर्मलाइज नहीं किया जाता इसके बारे में कन्वर्सेशन से, और इससे चीज़ें और ज़्यादा ख़राब तर होती जाती हैं। हमारे मुआशरे में एक परसेप्शन है कि अगर थेरेपी की बात की जाए तो थेरेपी सिर्फ उस इंसान को लेनी चाहिए जो शायद जहनी तौर से उसको कोई इश्यूज़ हैं या वो जहनी तौर पे माजूर है। नहीं है, इसका जहनी तौर पे किसी बीमारी से थेरेपी का कोई ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि अगर आप किसी भी दबाव का शिकार हैं तो थेरेपी आपको हेल्प करती है इन चीज़ों से निकलने की। और इस वजह से नाज़रीन हमने आज फैसला किया कि हम मेंटल हेल्थ की जो इम्पोर्टेंस है और जो इसको रिजॉल्व और इसको एड्रेस करने की इम्पोर्टेंस पे हम नज़र डालें। तो हमने आज दावत दी है एक ऐसी शख्सियत को जो इसके हवाले से इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में बहुत अच्छा काम कर रही हैं थेरेपी और मेंटल हेल्थ के अवेयरनेस के साथ। हमने दावत दी है आमना साकिब को, हु हैज़ स्टार्टेड प्रोजेक्ट नफ्स के नाम से। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द शो आमना। I'm glad to be here. थैंक यू। आमना, आप हमें बता सकती हैं कि
प्रोजेक्ट नफ्स बेसिकली क्या है, आपने उसको क्यों बनाया, व्हाट प्रॉम्प्टेड यू टू बेसिकली स्टार्ट प्रोजेक्ट नफ्स? बेसिकली प्रोजेक्ट नफ्स एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो मैंने शुरू किया था क्योंकि मैं पर्सनली मुझे एजुकेशन बहुत आई वैल्यू एजुकेशन अ लॉट, तो मैं पढ़ाई के बारे में बहुत ही पैशनेट हूँ। तो मैं अपने पुराने स्कूल में एक कॉन्फ्रेंस मैंने होस्ट की थी थेरेपी के बारे में, और उसमें मुझे पता चला कि बहुत स्टिग्मा है थेरेपी के बारे में कि हम कितना थेरेपी को हम कितना ऐसे कि अगर किसी को अगर कोई थेरेपी करता है तो फिर वो पागल समझते हैं कि वो पागल है। तो मैं सोचा कि मैं एक इंस्टाग्राम पेज बनाऊंगी जो मेंटल हेल्थ के बारे में इंफॉर्मेशन स्प्रेड करेगी, और फिर ताकि ये हम पाकिस्तान में स्प्रेड हो, मैंने इसे उर्दू में ट्रांसलेट करना शुरू किया ताकि हम इन जो जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया, PTSD, ये वर्ड्स हमारे उर्दू लैंग्वेज में नहीं है, तो इसलिए मैं इनको ट्रांसलेट भी करती हूँ उर्दू में ताकि हमारी कौम को इसके बारे में ज़्यादा अवेयरनेस स्प्रेड हो इसके बारे में। बिल्कुल, आपने आई थिंक थेरेपी के बारे में कन्वर्सेशंस को नॉर्मलाइज करने की तो बहुत ज़रूरत है। तो मेरा जो आपका इससे जुड़ा जो मेरा सेकंड क्वेश्चन, ये आपने जिक्र किया बहुत एक स्टिग्मा है थेरेपी को लेकर और आपने उसको नॉर्मलाइज करने के, लोगों को समझाने के लिए उर्दू में ट्रांसलेट करना शुरू किया। आपके मुताबिक जो आपने ऑब्वियसली थोड़ी बहुत रिसर्च की होगी, व्हाट नीड्स टू बी डन टू नॉर्मलाइज थेरेपी और किस तरह के स्टेप्स लिए जा सकते हैं कि मेंटल हेल्थ इशूज़ को नॉर्मलाइज किया जाए हमारी सोसाइटी में? पहले तो हमें मेंटल हेल्थ को अलग तरीके से देखना पड़ेगा क्योंकि हम अभी हमारे कौम में हम देखते हैं कि मेंटल हेल्थ या फिर हम बेसिकली फिजिकल प्रॉब्लम्स को देखते हैं, हम मेंटल प्रॉब्लम्स को देखते नहीं हैं। जैसे कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन, उसको हम हमेशा देखते हैं कि फिजिकली किसी को अफेक्ट कर रहा है फिर नहीं कर रहा, लेकिन ये एक मेंटल इशू भी है जो इंसान को मेंटली अफेक्ट करता है। हमें माइंडसेट चेंज करना होगा, हमें देखना होगा कि कैसे ये इंसान को मेंटली अफेक्ट करता है। ये माइंडसेट चेंज करके ही हम थेरेपी के बारे में बात कर सकते हैं। थेरेपी से हम थेरेपी की भी कॉन्वर्सेशन को चेंज कर सकते हैं। थेरेपी सिर्फ मेंटल हेल्थ सिर्फ डिजीज़ के लिए भी नहीं है, लेकिन वो डिजीज़ के लिए भी नहीं है, लेकिन वो नॉर्मल लोग भी ले सकते हैं जिनको कोई इश्यूज़ नहीं है, जिनको बस अपने आप को बेहतर करना है। थेरेपी कोई भी कर सकता है, इंसान कोई जैसे कोई डिजीज़ हो नहीं हो, बस अपने आप को बेहतर करने के लिए करनी है। बिल्कुल, वो आपके माइंड को बेसिकली और ज़्यादा खोलता है। यू गेट टू एक्सप्लोर वर्ल्ड थ्रू अ न्यू बाइनरी। सो बेसिकली थेरेपी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बल्कि नाज़रीन थेरेपी तो हर एक इंसान को सीख करनी चाहिए। जितना हमारे आज ज़िंदगी में स्ट्रेस है, दबाव है, हर तरफ अफरा तफरी है, तो हम कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ऐसे स्ट्रेस में पड़ जाते हैं तो शायद हमें भी उसकी रियलाइजेशन ना हो, चाहे वो आपके स्लीप डिसऑर्डर्स हों या इस तरह के मसले मसाइल हों। तो इसमें आई एम श्योर थेरेपी डज़ हेल्प अ लॉट। तो आमना, अगर हम बात करें प्रोजेक्ट नफ्स की, आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव दैट यू टेकन, और जो आपका एक इसका विजन है दैट इज़ एक्सीलेंट। व्हाट फर्दर एम्बिशंस डू यू हैव व्हेन इट कम्स टू प्रोजेक्ट नफ्स? अभी तो मेरे एग्ज़ाम चलते मैं इतना कुछ कर नहीं रही, लेकिन जब वो ख़त्म होंगे मेरा प्लान है कि मैं इसको नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाऊँ। जब मुझे हम लोगों की पर्सन उसके भी देखना है। अभी मैं देख रही हूँ ऑन अ ग्लोबल रेंज की कैसे ये डिजीज़ क्या है, कैसे लोगों को अफेक्ट करती है, लेकिन अब मुझे पर्सनल लोगों को देखना है कि उनको कैसे पर्सनली कैसे की एंग्जाइटी कैसे अफेक्ट करती है और वो कैसे उसको डील विद करते हैं। और फिर मुझे प्रोफेशनल्स को भी कांटेक्ट करना शुरू करना ताकि मैं वेबिनार होस्ट करूँ ताकि इसके बारे में और अवेयरनेस स्प्रेड हो, क्योंकि ये बेसिकली सिर्फ अवेयरनेस के लिए भी है और इसकी वजह से लोग अपने माइंड से चेंज कर पाएंगे ताकि लोग थेरेपी के बाद जाएँ, उनको स्किज़ोफ्रेनिया, PTSD, डिप्रेशन के बारे में और इन्फॉर्मेशन मिले ताकि वो अपने आप को बेहतर कर सकें। बिल्कुल, अभी आपने एग्ज़ाम्स की बात की, तो हमारे सोसाइटी में पर्टिकुलरली, क्योंकि हमारे जो एक सोसाइटी का एक रवैया बना हुआ है दैट एक बच्चे की, एक स्टूडेंट की सक्सेस हैज़ बीन अलाइन टू एग्ज़ाम्स, के अगर आप एग्ज़ाम्स में अच्छा नहीं करेंगे तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो उसकी वजह से एग्ज़ाम रिलेटेड एंग्जाइटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, एंड आई एम श्योर यूर अ स्टूडेंट, आई हैव बीन अ स्टूडेंट माई सेल्फ। तो हम कहीं ना कहीं इससे ज़रूर गुजरे हैं। तो हाउ कैन थेरेपी हेल्प गेज थ्रू एग्ज़ाम एंग्जाइटी, अगर बात की जाए तो? वैसे एग्ज़ाम एंग्जाइटी होती है क्योंकि हमें बहुत प्रेशर होता है हमारे अंदर। तो पहले तो हमें अपने माइंड हमें ये चेंज करना है कि हम प्रेशर डालें लोगों के ऊपर, क्योंकि अगर हम प्रेशर नहीं डालेंगे तो फिर एंग्जाइटी भी कम होगी, क्योंकि प्रेशर के साथ कोई भी काम नहीं कर पाएगा। जैसे कि पूरी पढ़ाई करके जाओगे लेकिन फिर भी एग्ज़ाम के दौरान माइंड ब्लैंक हो जाता है क्योंकि हम प्रेशर पे बहुत है। तो पहले तो हमें अपना प्रेशर कम करना है। हम इंसान ने प्रेशर को कर नहीं है, तो हमें अपना पहले प्रेशर कम करना है। ये हमारी कौम के है थोड़ी सी प्रॉब्लम कि हम एजुकेशन पे ऐसे एम्फेसिस करते हैं गलत तरीके से। हम एजुकेशन को ज़्यादा
एजुकेशन को इम्पोर्टेंस देनी है पहले, क्योंकि ये एक प्राइवेट अकोमोडिटी है, इट्स नॉट अ पब्लिक नेसेसिटी। तो पहले हमें वो भी करना है, लेकिन हमें एग्ज़ाम के ऊपर वो हमें अप्रोच भी चेंज करनी है। और फिर लेकिन एग्ज़ाम एंग्जाइटी के लिए अलग मेथड, जैसे कि डीप ब्रेथ्स कर सकते हैं एग्ज़ाम के दौरान। एक और अप्रोच है 4 3 2 1, जिस बेसिकली हम विल सोचना हैव टू कनेक्ट टू ऑल द सेंसेस इन द बॉडी। सो 4 things that you can hear, 3 things that you can smell, 2 things that you can taste, 1 thing that you can touch. ऐसी एक्सरसाइज करके you feel more grounded and then you can easily solve. Excellent. अच्छा आमना, one final question that I want to ask you is कि अभी तो हमने जैसे बात की कि यहाँ पे थेरेपी की बात की जाती है कि थेरेपी सिर्फ वो शख्स ले कि जिसको लगे कि मेरा बिल्कुल वो मेंटली एक समझे आई डोंट नो वो चैलेंज्ड हो समझे बहुत ज़्यादा। तो एक नॉर्मल मतलब इसको नॉर्मलाइज करने के लिए हमें इस सोसाइटी में ऐसा क्या करने की ज़रूरत है, या एक शख्स को क्या लगना चाहिए कि उसको लगे कि मुझे थेरेपी लेनी चाहिए? वैसे पहले तो हमें प्रॉब्लम को देखना पड़ेगा। पहले प्रॉब्लम हमारा कल्चर है कि हम थेरेपी को देखते हैं कि क्योंकि हमारे अंदर वो है थोड़ी सी कि स्टिग्मा है कि वैसे कि मर्द रोता नहीं है, लड़कियां बहुत रोती हैं और फिर भी हेल्प नहीं ले सकते इसके लिए। तो इसको पहले हमें इस माइंडसेट को चेंज करना, हमारे अपने कल्चर, हमारा बहुत ब्यूटीफुल कल्चर है, लेकिन हमें थोड़ी सी चेंजेस डालनी पड़ेंगे कि ये लाइक लोग अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए पहले, और फिर इसी कॉम्बिनेशन से ही हम लोगों के साथ क्लोज हो सकते हैं। और इससे ये कनेक्शन बिल्ड करके लोग और हिम्मत दिखाएंगे कि वो थेरेपी के लिए जाएं और अपने आप को एक्सप्रेस करें और इन चीज़ों पे इंगेज करें। तो फिर हमें पहले अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा एज ए सोसाइटी। बिल्कुल। एंड अगर हम देखें तो अनफॉर्चुनेटली इन आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड थेरेपी इज़ एक्सपेंसिव। मतलब यहाँ तो बेसिक मेडिकल ट्रीटमेंट ही बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो थेरेपी उससे ज़्यादा और एक्सपेंसिव है। तो व्हाट डू यू थिंक, जो अगर आपका विजन अगर हम सुने कि व्हाट नीड्स टू बी डन टू मेक थेरेपी एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल टू ऑल? पहले तो हमें हेल्पलाइन सेट करनी चाहिए, क्योंकि जो हेल्पलाइन हमारे पास है वो बेहतर हो सकती हैं। दे कैन बी मोर पब्लिकली एक्सेसिबल। उस एडवर्टाइजमेंट करने पड़ेगी इफ़ यू नीड हेल्प। जैसे कि यूएस में है कि वो होती है, गूगल में यूएस हेल्पलाइंस होती हैं, कनाडा की हेल्पलाइंस होती है। तो हमें पाकिस्तान की हेल्पलाइंस को और रिवर्क करना पड़ेगा ताकि लोग एक्सेसिबल घर से कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल किसी को कोई थॉट्स है तो फिर वो इजीली इसको वोकलाइज कर सकते हैं। और सेकेंडली इसको हम थेरेपी को हमें फ्री सर्विसेज की तरह भी देना चाहिए फॉर पीपल जो अपने आप को बेहतर करना चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं सकते क्योंकि उनके पास वो अफोर्डेबिलिटी नहीं है। एब्सोल्युटली नहीं, और एब्सोल्युटली करेक्ट। और क्योंकि ये ऐसी चीज़ें जिसको नॉर्मलाइज सिर्फ जब ही किया जा सकता है जब उसको एक्सेसिबल बनाया जाए। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में बेसिक हेल्थ ही जो है इतनी ज़्यादा एक्सेसिबल अनफॉर्चुनेटली नहीं है। तो थेरेपी तो इट्स मे बी अ स्टेप और टू फार फ्रॉम दिस। आमना, आखिर में इफ़ आई वुड आस्क यू, अगर मैं आपसे कहूँ अगर आपका कोई मैसेज हो लोगों के लिए इस हवाले से कि वो मेंटल हेल्थ, अगर किसी को कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हों तो उसको और ज़्यादा ट्रॉमेटाइज़ ना करें बल्कि उसको और ज़्यादा अकोमोडेट करें, और किस तरह वो लोग अपने रवैयों को किस तरह लोगों को बदलना चाहिए ताकि इन चीज़ों को नॉर्मलाइज़ किया जाए, इन टॉपिक्स को? पहले तो हमें लोगों को पुश नहीं करना चाहिए क्योंकि हम एज अ सोसाइटी वे वेरी पुशी कि हम बताओ क्या हो रहा है, क्या मसला है। कुछ लोग बहुत ही शाय होते, कुछ बहुत पर्सनल होते, इंटीमेट होते, तो उनको पुश नहीं करना चाहिए वरना वो गलत तरीके से लेके दे माइट गो इवन फर्दर डाउन द ड्रेन। तो हमें पहले उनको पुश नहीं करना चाहिए, हमें उनको एक वेलकमिंग स्पेस उनके लिए बनानी चाहिए। और हमें ऑल्सो हमें जेंटल होना चाहिए लोगों के साथ क्योंकि हम ऐसे बहुत अग्रेसिव हो सकते हैं कभी कभी क्योंकि हमारी कंसर्न मिस ट्रांसलेट लेकिन हो सकती है क्योंकि हमको ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है। तो हमें कामली जेंटली उनको समझाना पड़ेगा कि वी आर देयर फॉर यू, हमें आपकी हेल्प करनी है, हम कैसे कर सकते हैं। तो फिर वो उनको कंट्रोल भी देता है कि वो क्या बोल, क्योंकि वी कांट डू मच क्योंकि हम प्रोफेशनल्स नहीं हैं, लेकिन वी कैन हेल्प आवर फ्रेंड्स और फैमिली बाय टेलिंग देम कि वी कैन हेल्प यू, टेल अस व्हाट टू डू। हमें बताओ कि हमें क्या करना है, हम कैसे अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आमना फॉर ज्वाइनिंग अस। आई थिंक यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब और हमसे जो भी हो सका हम आपके इस प्रोजेक्ट में आपको हेल्प करने के लिए ज़रूर करेंगे। नाज़रीन, जो मेंटल हेल्थ जो एक टॉपिक है इसको बिल्कुल भी स्टिग्मेटाइज़ नहीं करना चाहिए। आप लोग अपने इर्द गिर्द देखें कि कभी भी आपको लगे कोई अनकंफर्टेबल है उसको ज़रूर रीच आउट करें, उसको कोशिश करें, उनका हाथ थामें, क्योंकि अगर आप उनका हाथ नहीं थामेंगे तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा एग्रेवेट होकर दे कैन एक्चुअली लीड टू समथिंग वेरी अनफॉर्चुनेट। ये हमारे इर्द गिर्द रोज़मर्रा जितनी आपको पता है ज़िंदगी स्ट्रेसफुल है, आई एम श्योर हम भी किसी न किसी ज़रूर एक कश्मकश से गुजर रहे होंगे। तो इस वक्त हर इंसान किसी न किसी कश्मकश से गुजर रहा है। तो लोगों को प्यार, मोहब्बत और शफकत से पेश आएँ, बी मोर अकोमोडेटिव
पीपल, टू योर फ्रेंड्स, टू योर फैमिली, कोई भी अगर आपको रीच आउट करे या कोई शायद ना भी करे, तो आप जो उनको देखेंगे कौन अगर ज़रा सा आपको लग रहा है डिस्टर्ब है तो क्यों है, जानने की कोशिश करें और उनकी तरफ हाथ बढ़ाएं ताकि उनको आप दोबारा जो है कंफर्टेबल फील करा सकें। यह नाज़रीन बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इस पर जितनी बात की जाए कम है और हमें चाहिए कि इसके हवाले से मज़ीद अवेयरनेस भी फैलाएं और इस पर अवेयरनेस एक्शंस भी लें, बिकॉज ऑब्वियसली एक्शन स्पीक लाउडर दैन वर्ड्स, वी नीड टू डू मोर इस हवाले से। लेकिन हमारे शो का यहाँ वक्त हो जाता है ख़त्म। हम इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे अगले हफ्ते। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा और बोल न्यूज़ के सोशल मीडिया हैंडल्स पर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना भी ख्याल रखें, सबका ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।